गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछले क्लास में हमने द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी को पढ़ते हुए उसके अनेक गुणों की बात की थी। उससे आगे की गुणधर्मों की बात हम इस वीडियो में करेंगे। देखिए, नेक्स्ट जो गुणधर्म है गलनांक। देखिए, आप लोगों को पता है कि संक्रमण जो धातुएं होती है, चाहे वो प्रथम श्रेणी की हो, चाहे वो द्वितीय श्रेणी की हो, चाहे वो तृतीय श्रेणी की हो, ये बहुत ही कठोर एवं मजबूत होती है। कठोर एवं मजबूत होने के कारण इनका गलनांक उच्च होता है। तो लगभग सभी संक्रमण धातुओं का गलनांक वो होता है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लगभग सभी संक्रमण धातुओं का, कुछ एक दो अपवाद को छोड़ दें तो अपना अलग बात है, लगभग सभी संक्रमण धातुओं का गलनांक 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है, यानी कि इनका गलनांक बहुत ही उच्च होता है। और TA, टंगस्टन और रेनियम, ये तीन धातुएं ऐसी हैं जिनका गलनांक जो है 3000 डिग्री से ज्यादा है। मैं रिपीट कर देता हूं इस बात को कि टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ये ऐसी धातुएं हैं जिनका गलनांक 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा है। इसलिए आप लोगों को पता होगा कि टंगस्टन जो है, इसका उपयोग बल्ब, जो पुराने बल्बों में एक फिलामेंट आता था जो दो तारों से जुड़ा रहता था, तो पुराने बल्ब आपने देखे होंगे, उसमें फिलामेंट की तरह से काम में इसको लिया जाता था। वो लाल हो जाता था, रोशनी देता था, लेकिन वो पिघलता नहीं था, यानी उसका गलनांक बहुत ज्यादा होता। इसलिए बहुत अधिक गलनांक के कारण इसका उपयोग बल्ब फिलामेंट में किया जाता था। तो इन धातुओं का गलनांक 3000 केल्विन से भी ज्यादा होता है। बाकी लगभग अधिकांश धातुओं का गलनांक जो है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है। पारा जो होता है, मरकरी, ये द्रव धातु कैसी है? द्रव धातु। द्रव धातु होने का मतलब हुआ इसका जो गलनांक है वो काफी कम होगा, रूम टेम्परेचर से कम हो, तो इसका गलनांक -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पारे का गलनांक इतना कम होने के कारण इसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि थर्मामीटर में पारा होता है जो ताप संवेदी होता है, टेम्परेचर को तुरंत डिटेक्ट कर लेता है और ये ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाता है। तो पारा एक ऐसी धातु है, द्रव धातु है मरकरी, उसका गलनांक -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। तो ये बात की गलनांक की, ये बहुत मजबूत धातुएं होती हैं, इनका गलनांक काफी ज्यादा होता है और गलनांक हमने लगभग बता दिया 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा, और इन तीन धातुओं का तो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा होता है। चलिए, नेक्स्ट है आयनन विभव। आयनन विभव क्या होता है ये हमने प्रथम संक्रमण श्रेणी पढ़ते हुए बता दिया। फिर भी मैं एक बार से रिपीट कर देता हूं कि किसी भी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम उसका आयनन विभव कहते हैं। नाभिकीय आकर्षण बल जितना ज्यादा होगा, आयनन विभव का मान उतना ही ज्यादा होगा। तो द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का आयनन विभाग पर्याप्त उच्च होता है। ये 500 से लेकर के 1000 किलो जूल पर मोल तक होता है। इनका जो आयनन विभव का मान है वो 500 से 1000 किलो जूल पर मोल के लगभग होता है। इनका उच्च आयनन विभव का मान जो है वो इनकी क्रियाशीलता को घटा देता है और इसीलिए ये धातुएं कम क्रियाशील होती हैं, क्योंकि इनका आयनन विभव का मान कुछ होता है। उसका कारण ये है कि इनमें नाभिकीय आवेश काफी उच्च होता है, क्योंकि भरने वाले डी जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर वाले डी कक्षकों में भरे जाते हैं, इसलिए बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल का मान बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं।
क्रियाशीलता। द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण धातुओं की क्रियाशीलता काफी कम होती है। ये धातुएं, इनमें से कुछ ही धातुएं ऐसी हैं जो खनिज अम्लों के साथ क्रिया करके H2 गैस मुक्त कर देती है। खनिज अम्लों के साथ क्रिया करने का मतलब है कि वो एसिड के साथ क्रिया करेंगी और एसिड के साथ क्रिया करके H+ जो आयन है उस H+ आयन का रिडक्शन कर देंगे, यानी खुद का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी खुद इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे। इलेक्ट्रॉन त्यागने के गुण को धन विद्युतीय गुण कहते हैं। तो इन सभी धातुओं का धन विद्युतीय गुण कम होता है। केवल कुछ ही धातुएं ऐसी हैं जो सामान्य अवस्था में या जो खनिज अम्लों के साथ इलेक्ट्रॉन निकाल करके और खनिज अम्लों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती हैं। अधिकांश धातुएं खनिज अम्लों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं कर पाती हैं, अर्थात अक्रिय होती है। कैसी होती है? अक्रिय होती है। इसलिए इसमें बहुत सारे, जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, इरिडियम है, ये धातु, ओस्मियम है, सिल्वर है, पैलेडियम है, इनको अक्रिय धातु कहा जाता है और इनका उपयोग, प्लेटिनम जैसी धातुओं का उपयोग इलेक्ट्रॉन बनाने में किया जाता है, अर्थात ये आसानी से जो है क्रिया नहीं करती है, यानी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, केवल इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान ही करेंगे। तो अधिकांश धातुएं अक्रिय होती हैं, कुछ धातुएं जो है खनिज अम्लों के साथ हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती हैं। क्रियाशीलता, किसी भी धातु की क्रियाशीलता जो है वो 2-3 बातों पर निर्भर करती है। एक तो होता है आयनन विभव, एक होता है ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, और तीसरा है विलायकन ऊर्जा। सामान्यतया किसी भी धातु की यानी किसी भी तत्व की क्रियाशीलता इन 3 बातों पर निर्भर करती है। आयनन विभव का मान निम्न हो, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा का मान निम्न हो और विलायकन ऊर्जा का मान अधिक हो तो वो धातु या वो तत्व अधिक क्रियाशील होता है। लेकिन इन संक्रमण द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के संक्रमण धातुओं के मामले में आयनन विभव का मान उच्च होता है, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा का मान उच्च होता है एवं विलायकन ऊर्जा का मान निम्न होता है, यानी सारे गुण क्रियाशीलता के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। इसलिए ये जो धातुएं होती हैं वो कम क्रियाशील होती है। आयनन विभव का मान ज्यादा होगा तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं पाएगा, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा तो वो आसानी से, सॉरी एक सेकंड के लिए, नॉइस आ रही है कुछ ऐसी। ऊर्ध्वपातन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा तो वो ठोस अवस्था से गैस अवस्था में, परमाणु गैसीय अवस्था में जा नहीं पाएगा, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और विलायकन ऊर्जा का मान कम होगा तो विलायकन ऊर्जा का मान कम होने के कारण अगर वो विलायकन होगा यानी जल में घुलेगा यानी उसका जलयोजन होगा तो वहां पर ऊर्जा कम मुक्त होगी, जिसकी वजह से ये ऊर्जाएं कंपनसेट नहीं हो पाएंगी, इसलिए वो प्रोसेस आसानी से नहीं हो पाएगी और फिर क्रियाशीलता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इन 3 बातों पर क्रियाशीलता निर्भर करती है। इसलिए ये मान उच्च और ये मान निम्न होने के कारण इनकी क्रियाशीलता कम होती है और इसमें बहुत सारी धातुएं तो अक्रिय धातुएं होती है जो खनिज अम्लों के साथ भी हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती। चलिए नेक्स्ट है चुंबकीय गुण एवं रंग विविधताओं। हमने प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन जो पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था चुंबकीय गुण और रंग, ये दोनों ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का गुण है। मैं रिपीट कर देता हूं दोबारा। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि चुंबकीय गुण और रंग ये दोनों ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का गुण है, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तब ही वो अनुचुंबकीय या इस तरह के गुण दर्शाता है, लोह चुंबकीय होता है। और रंग भी वो डीडी संक्रमण और आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा के कारण आता है। तो ये दोनों ही बात हमने डिटेल से प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन पढ़ते हुए कर ली थी। यहाँ पर भी सेम ही चीज लागू है। चलिए आगे बात करते हैं।
उत्प्रेरकीय, हमने प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का अध्ययन पढ़ा था, तो हमने वहां समझा दिया था कि उत्प्रेरकीय गुण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, एक समांगी एक विषमांगी। समांगी किस तरह से काम करता है, विषमांगी किस तरह से काम करता है, और उसके एग्जाम्पल्स हमने प्रथम संक्रमण श्रेणी के रेस्पेक्ट में बता दिए थे। अब वो सब चीजें तो कॉमन रहेंगी, केवल एग्जाम्पल्स जो है वो बदलेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने देता हूं, इसको बोलते हैं हम फिनोल, इसको बोलते हैं फिनोल। अगर इस फिनोल को पैलेडियम धातु की उपस्थिति में हाइड्रोजन दिया जाए, यानी इसका हाइड्रोजनीकरण करवाया जाए, किसकी उपस्थिति में, पैलेडियम धातु की उपस्थिति में, तो इस फिनोल से बन जाता है साइक्लोहेक्सेन। यानी कि ये अंदर जो 3 पाई बॉन्ड है, ये गोला जो रिंग मैंने दिखाया है वो 3 पाई बॉन्ड है। इस तरह से इन 3 पाई बॉन्डों का क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है, यानी हाइड्रोजनीकरण हो जाता है, वहां हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं और ये बन जाता है, इसको कहते हैं साइक्लोहेक्सेनोल। इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेनोल, यानी ये रिंग जो है ये साइक्लोहेक्सेन है और इस पर OH क्रियात्मक समूह जुड़ा है, जिसके लिए अणु लगन लगता है ओल, तो जिसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेनोल। देखिए ये जो प्रोसेस है ओस्टवाल्ड प्रोसेस, नाइट्रिक अम्ल जो बनाते हैं उसका एक स्टेप है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस के द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाया जाता है, उस नाइट्रिक अम्ल को बनाने का एक स्टेप है, एक पद है, उसमें उस स्टेप में प्लेटिनम रोडियम गेज काम में लेते हैं, PTRH गेज काम में लेते हैं और अमोनिया का ऑक्सीडेशन करवा के नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये यहाँ पर प्लेटिनम रोडियम उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी संक्रमण धातुएं जो है द्वितीय तृतीय संक्रमण श्रेणी की, वो उत्प्रेरक की तरह काम में आती है। चलिए नेक्स्ट गुण है बाहुल्य, इसको हम कहते हैं उपलब्धता। बाहुल्य का मतलब है वो प्रकृति में कितना पाया जाता है, कि कोई भी संक्रमण तत्व हो प्रकृति में कितना पाया जाता है। देखिए हम उसकी बात करें, पृथ्वी पर चौथे नंबर, फोर्थ, चौथे नंबर पर जो आता है वो है आयरन। कौन सा है, आयरन। हम संक्रमण तत्वों की बात कर रहे हैं, ऐसे तो एल्यूमिनियम इस साइड पे 8वें नंबर पे आता है। संक्रमण तत्वों की बात कर रहे हैं 9वें नंबर का पर जो आता है वो मैग्नीज आता है। 90 नंबर पर क्या आता है, मैग्नीज, वो भी एक संक्रमण तत्व। और इसी तरह से एक 12वें नंबर पर भी आता है। तो इस तरह से ये मुझे मैग्नीज वाला कंफर्म नहीं है कि 9वें नंबर पर ही आता है या ये 12वें नंबर पर आता है। ये एक बार से थोड़ा सा डाउट है, आप लोग इसको देख लेना, बुक से वो कंसल्ट कर लेना। लेकिन ये चौथे नंबर पर आता है, जो लोहा है, टेक्नीशियम, ये तो चौथे नंबर पर आता है। बाकी मैग्नीज का मुझे कंफर्म नहीं है। और एक एलिमेंट और जो 10वें 12वें नंबर पर आता है। हम बेसिकली बात कर रहे हैं उसके बाद में कि पृथ्वी पर द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण तत्वों की हम बात करते हैं, तो ये जो तत्व जो है ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे गोल्ड है, आप लोगों को पता है बहुत कम होगा, ऐसी बहुत कम, प्लेटिनम बहुत कम, इरिडियम, ओस्मियम, ये सब तत्व जो है वो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। यानी कि लास्ट के 6 तत्व में मानूं, यहाँ से लगा लो ये 6 तत्व, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये टेक्नीशियम तो प्रकृति में पाया नहीं जाता, ये रेडियोधर्मी तत्व,
टेक्नीशियम प्रकृति में पाया ही नहीं जाता है, रेडियोधर्मी तत्व है। और हम बाकी तत्वों की बात करें, ये ऊपर वाले छात्र तो नीचे वाले छात्र, तो इनकी प्रकृति में पाई जाने की जो मात्रा है वो 0.16 ppm, 0.16 ppm से कम मात्रा में पाई जाती है। कितने से? 0.16 ppm से कम मात्रा में पाई जाती है। अब इस ppm क्या है? ppm एक इकाई किसी पदार्थ को मापने। ppm का मतलब है p पार्ट, p पर m मिलियन, पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन का मतलब हुआ 10 लाख में एक। पार्ट पर मिलियन का मतलब हुआ 10 लाख में, यानी पॉइंट 16 का मतलब हुआ कि 10 लाख में 0.16, यानी 1 करोड़ में एक, 1.6, 10 करोड़ में 16, यानी 10 करोड़ में 16 एटम जो है वो इन धातुओं के मिले, यानी इनकी मात्रा बहुत कम पाई जाती है। इनकी मात्रा बहुत कम है। ppm का मतलब वो पार्ट पर मिलियन। तो द्वितीय तृतीय संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं उनकी मात्रा प्रकृति में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, जबकि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं उनकी मात्रा पर्याप्त मात्रा में जो है वो प्रकृति में या पृथ्वी पर पाई जाती है। वो एक डाउट था, वो मैं अभी क्लियर कर देता हूं। 9वें स्थान पर है टाइटेनियम और 12वें स्थान पर जो है वो है मैग्नीज, एम। पृथ्वी पर चौथे स्थान पर जो है वो आयरन संक्रमण तत्व है, 9वें स्थान पर टाइटेनियम एक संक्रमण तत्व और 12वें स्थान पर क्या है? मैग्नीज है। ये पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में यानी बाहुल्यता से पाए जाने वाले संक्रमण तत्व है। इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।